7th Standard History and Civics Chapter 3 Features of the Constitution. So अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपने संविधान के फीचर्स. Constitution मतलब है संविधान. So in the last two lessons we studied how our constitution was made. So इसके जो पहले वाले जो दो लेसन्स थे, फर्स्ट एंड सेकंड जो लेसन था, उसमें अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान कैसे बना उसके बारे में पढ़े थे. सो वी स्टडीड इट्स प्रिम्बल एंड अंडरस्टूड टर्म्स लाइक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेल्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. सो अपन ने इसके पहले में क्या क्या पढ़ा था, अपन ने प्रिम्बल देखा था एंड ये सब टर्म्स को समझा था. So the goals expressed in the preamble are the characteristic features of our constitution as well. So अपना actually main goal क्या है? The goals expressed in the preamble are the characteristic features of our constitution. So जो goal preamble में expressed किया गया था वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक भी है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज़ अदर फीचर्स. इसके अलावा भी संविधान में कुछ और भी फीचर्स है, कुछ और भी विशेषताएं हैं. वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज इन द प्रेजेंट चैप्टर. सो वे अपन इसमें सीखने की कोशिश करेंगे. So, federalism. One of the important features of our constitution is the federal system. So, ये अपना important feature में से एक है federal system. So, in countries with large territories and huge populations, गवर्नमेंट इज़ रन बाय अ फेडरल सिस्टम. मतलब ये जिन देशों में लार्ज टेरिटरीज मतलब जो भूप्रदेश होते हैं, से लार्ज भूप्रदेश एंड ह्यूज पॉपुलेशन मतलब ये पॉपुलेशन मतलब ये जनसंख्या. सो ऐसे जिन देशों में लार्ज टेरिटरी और ह्यूज पॉपुलेशन होते हैं, सो गवर्नमेंट इन रन बाय अ फेडरल सिस्टम. सो ऐसे देशों में शासन चलाने की जो एक फेडरल सिस्टम होती है, एक प्रचलित प्रणाली होती है. सो रूलिंग अ लार्ज टेरिटरी फ्रॉम अ सिंगल कैपिटल सिटी इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट बट मे ऑल्सो लीड टू द नेग्लेक्ट ऑफ सम फार फ्लंग एरियाज. तो ऐसे लार्ज टेरिटरी फ्रॉम अ सिंगल कैपिटल सिटी देश मतलब ही एक ही सिटी से, एक ही कैपिटल सिटी से इतने मतलब इतने बड़े लार्ज टेरिटरीज और ह्यूज पॉपुलेशन को संभालना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है. तो उसमें क्या होता था, जो फार फ्लूइंग एरियाज मतलब जो दूर के एरिया रहते थे वो नेगलेक्ट हो जाते थे. मतलब ये कोई उन पर ध्यान नहीं देता था. अगर ऐसा मतलब अपने को इतनी बड़ी पॉपुलेशन संभालनी है तो ऐसे कुछ दूर के जो भी छोटे मोटे एरियाज होते थे वो नेगलेक्ट हो जाते थे. पीपल रिसाइडिंग देयर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो जो वहाँ के लोगों को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर नहीं मिलता. जो वहाँ पे रहते थे फार फ्लूइंग एरिया, जो दूर के एरिया में जो रहते थे उनको इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई भी चांस नहीं मिलता था. सो देयरफॉर गवर्नमेंट्स फंक्शन एट टू लेवल्स इन अ फेडरेशन. सो इसलिए फेडरेशन का हिंदी में मीनिंग होता है संघ राज्य. सो इसलिए संघ राज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएं होती थी, टू लेवल पे होती थी. ठीक है. सो द गवर्नमेंट एट द सेंटर carries out tasks like defense of the entire country, foreign policy, establishing peace, etc. So
पूरे देश की सुरक्षा, सिक्योरिटी, देन विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी एंड शांति एक्सेट्रा, इतने सारे जो भी काम है केंद्र सरकार के दायित्व होते थे. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट. इसे यूनियन गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता था. यूनियन गवर्नमेंट को बोला जाता है केंद्र सरकार और फेडरल गवर्नमेंट को बोला जाता है संघ शासन. सो इट कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री. सो जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार पूरे देश का प्रशासन चलाती है. The government that oversees the administration of the region that we live in is called state government. So, जिस देश में, जिस रीजन में अपन रहते हैं, और क्या बोला, द गवर्नमेंट हैज़ ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन दैट वी लिव. सो जिस रीजन में अपन रहते हैं उन्हें कौन चलाता है, देखता है, वो है राज्य सरकार. वो राज्य सरकार उसे चलाती है, मतलब ही स्टेट गवर्नमेंट. सो इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. मतलब ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर देश का प्रशासन चलाती है. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, वो क्या, किसका एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सिर्फ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है. सो द सिस्टम ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री cooperatively by the governments at two levels making laws about different subjects is called federalism. मतलब टू लेवल्स, दो लेवल पर जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर कानून बनाकर, मतलब ही लॉज बनाकर, ठीक है, लॉज बनाकर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाकर जो सहयोग शासन चलाते हैं, उस प्रणाली को संघ राज्य कहते हैं. समझ में आ गया किसको बोला फेडरलिज्म. सो ये था फेडरलिज्म का डेफिनेशन. सो अभी देखते हैं अपन सेपरेशन ऑफ पावर्स. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स फॉर मेकिंग लॉज बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. सो सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब ये जो अधिकारी लोग होते हैं उनका सेपरेशन. सो इसमें बोला है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स फॉर मेकिंग लॉज. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान ने यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डिवाइड कर लिया है कुछ लॉज बनाने के लिए, कुछ लॉज मेक करने के लिए, बनाने के लिए उनको डिवाइड कर लिया है. सो लेट अस सी विच गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड विथ व्हाट सब्जेक्ट. सो चलो देखते हैं कि किसके अनुसार किसके अनुसार उनको कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन 3 लिस्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स. सो अपने संविधान ने 3 लिस्ट दी है अलग अलग सब्जेक्ट की, ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट्स की 3 लिस्ट दी है. सो द फर्स्ट लिस्ट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट. पहले लिस्ट को बोला जाता है यूनियन लिस्ट. इट कंटेन्स 97 सब्जेक्ट्स ऑन विच द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉज. सो फर्स्ट लिस्ट के अंदर टोटल 97 सब्जेक्ट्स है ऑन विच द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ. उसके बेसिक्स पे, उसका यूज़ करके वो यूनियन गवर्नमेंट्स लॉज बनाती है. So, the state list is for the state governments to legislate upon. So, जो state list होती है वो होती है सिर्फ state government के लिए, वो उसी पे काम करती है. So, it contains 66 subjects. जो state list है
उसके अंदर कितने टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं, और जो यूनियन लिस्ट थी उसके अंदर टोटल कितने 97 सब्जेक्ट्स थे। अपार्ट फ्रॉम दीज टू लिस्ट देयर इज़ अ कॉन्करेंट लिस्ट। अभी ये कॉन्करेंट लिस्ट आ गई, इन दोनों को छोड़ के एक और लिस्ट है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट विच कंटेन्स 47 सब्जेक्ट्स। अभी इसके अंदर 47 सब्जेक्ट्स है। बोथ गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। सो दोनों भी गवर्नमेंट उसके अपने अपने हिसाब से लॉज बनाते हैं इन सब्जेक्ट्स को लेके, ठीक है। इफ अ सब्जेक्ट कम्स अप दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड टू मेक लॉज ऑन इट। इफ अगर ऐसा सब्जेक्ट कोई आ गया जो कि उस लिस्ट में नहीं है, तो यूनियन गवर्नमेंट उस लॉ को बनाने के लिए एनलिस्ट करता है, एंटाइटल करता है, मतलब उनको सजेस्ट करता है कि ये लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो है नहीं उनके लिस्ट में। सो दिस पावर्स आर टर्म्ड एज रेसिडरी पावर। तो इसे बोला जाता है रेसिडरी पावर, मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट, रेसिडरी मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ। सो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं हु डील्स विथ व्हाट सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ डील करता है वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट दिया है सब्जेक्ट्स विद द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स है वो डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, वॉर एंड पीस, करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा। मतलब ही सिक्योरिटी जैसे रक्षा हो गया, डिफेंस मतलब रक्षा, देन फॉरेन रिलेशन मतलब है विदेशी नीति, देन वॉर मतलब है युद्ध, पीस मतलब है शांति, करेंसी मतलब मुद्रा व्यवस्था, एंड इंटरनेशनल ट्रेड मतलब ही होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये सब आता है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। देन सेकंड है सब्जेक्ट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, प्रिजन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। सो ये सब आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। देन सब्जेक्ट्स विद बोथ द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पर्सनल लॉ, एजुकेशन एक्सेट्रा। ये आता है दोनों गवर्नमेंट को मिला के जो सब्जेक्ट्स बनते हैं ये उसमें आता है। सो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। सो इन इंडिया देयर इज़ अ यूनियन गवर्नमेंट, 28 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। मतलब इंडिया में टोटल 28 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज मतलब ही होता है संघ शासित प्रदेश। द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल्स द यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करता है। देन फॉलोइंग आर द 9 यूनियन टेरिटरीज। नीचे 9 यूनियन टेरिटरीज गिवन है। न्यू दिल्ली, दामन, दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार, इस्लैंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। सो ये सब आते हैं यूनियन टेरिटरीज के अंदर। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। Indian Constitution has provided for a parliamentary system of government. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान ने प्रोवाइड किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन सच अ सिस्टम, इस सिस्टम में द पार्लियामेंट दैट इज द लेजिस्लेचर हैज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब ही पार्लियामेंट में मतलब ही सांसद, पार्लियामेंट मतलब ही सांसद होता है, एंड लेजिस्लेचर मतलब ही होता है विधायिका। सो उनको हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग का पावर होता है।
So Indian Parliament includes the President, Lok Sabha or the House of the People, and Rajya Sabha or the Council of State. So Indian Parliaments में क्या क्या आता है? President आता है, लोक सभा या फिर House of the People and राज्य सभा या फिर Council of the State. The Council of Ministers that runs the administration emerges from the Lok Sabha and is answerable to the Lok Sabha for all its decision. मतलब ये जो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब ये प्रत्यक्ष शासन जो चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं उनका निर्माण लोकसभा के ज़रिए किया जाता है और वो अपने प्रशासनिक काम के लिए लोकसभा के प्रति आंसरेबल होते हैं, मतलब ही उत्तरदायी होते हैं. सो अपन अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं. In parliamentary democracy, the discussion and debates that take place in the parliament have great significance. जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें जो संसद में होने वाले जो भी डेमोक्रेसी डिसीजंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, वो सब एक इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट की एक ग्रेट सिग्निफिकेंस होते हैं. दे हैव अ great significance in the parliament. So independent judiciary को बोला जाता है न्यायपालिका. So the Indian Constitution has created an independent judiciary. So भारतीय संविधान के द्वारा एक इंडियन जुडिशरी मतलब ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब ही न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया था, क्रिएट किया गया था. द डिस्प्यूट्स दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड म्यूचुअली आर रेफर्ड टू द जुडिशरी. सो मतलब जो विवादित मुद्दे होते हैं मतलब भी रिजॉल्व नहीं कर पाते, डिस्प्यूट्स होते हैं जो डिस्प्यूट दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व मतलब ऐसे डिस्प्यूट्स ऐसे झगड़े या फिर विवाद जो कि रिजॉल्व नहीं हो पाते. सो म्यूचुअली आर रेफर टू द जुडिशरी. सो वो न्यायपालिका की तरफ वो भेज दिया जाता है. वो जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको न्यायपालिका की तरफ भेज दिया जाता है. द कोर्ट हियर्स बोथ द contesting parties looks into the injustice if any and gives its judgment. So this has to be done impartially. मतलब इस टाइम पे न्यायालय दोनों साइड का सुनता है. फिर जिनके साथ अन्याय हुआ है तो मतलब जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, सो उसे दूर कर वो क्या करता है, न्याय करता है. जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ फिर न्याय करता है. सो ये जो है मतलब दिस हैज़ टू बी डन इम्पार्शियल. सो ये जो भी है वो सब बराबर से होना चाहिए. ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है कि जो भी ये फैसले होते हैं, जजमेंट होता है, वो अच्छे से सही से, और जो गलत है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो बेगुनाह है उनको सज़ा नहीं मिलनी, जो बच जाना चाहिए. तो ये जितने भी जजमेंट्स होते हैं वो अच्छे से होना चाहिए, किसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सेवरल प्रोविजंस टू एंश्योर दैट द जुडिशरी रिमेन्स more and more independent. The constitution has made several provisions. Constitution है मतलब संविधान ने कुछ provisions बनाए हैं, बहुत सारे उन्होंने provisions बनाए हैं to ensure that the जो न्यायपालिका है वो remains more and more independent, वो ज़्यादा से ज़्यादा independent हो, इसका उन्होंने खास ध्यान रखा है. For example, judges are appointed by the president and not by the government. जो जज रहते वो प्रेसिडेंट के
अपॉइंट किए हुए रहते, गवर्नमेंट के नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू वो अपॉइंट नहीं होते, प्रेसिडेंट के थ्रू होते। सो इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द जजेस फ्रॉम देयर ऑफिस। सो उनके ऑफिस से उनको निकालना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए हुए जजेस रहते हैं। अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया रहता तो ठीक है, तब अपन बोल सकते कि उन्हें निकाल भी दे सकता है उनके जॉब से, उनके ऑफिस से। बट वो तो प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से आए हुए रहते हैं, तो इसलिए वो इजी नहीं होता उनको रिमूव करना जज के कुर्सी पे से। सो सिंगल सिटीजनशिप देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड अ सिंगल सिटीजनशिप टू ऑल इंडियंस, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने सिंगल सिटीजनशिप हर भारतीय को ग्रांट किया है, हर भारतीय को उन्होंने दिया है। सो उसे बोला जाता है इंडियन सिटीजनशिप। सो प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, there comes up a need to make changes or amendments in the provisions of the constitution due to changing circumstances। मतलब सिचुएशन के हिसाब से ही कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कभी कोई चेंजेस करने पड़ते हैं। सर्कमस्टांसेस को देख के कोई चेंजेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में करने पड़ते हैं। बट frequent amendments to the constitution may lead to a situation of instability। पर बार बार उसमें चेंजेस करने से अनस्टेबिलिटी भी आ सकती है, मतलब सिचुएशन संभाल नहीं सकते। अगर अपन बार बार उसमें चेंजेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। The procedure for amendment is specified in the Constitution itself, so as to ensure that an amendment is made only after giving it is careful consideration। मतलब ही किसी भी तरह का संशोधन करते समय उस पर अपने को समग्र विचार किया जाना चाहिए, एकदम समग्र, मतलब केयरफुली उस पर सोचना चाहिए, थिंक करना चाहिए, विचार करना चाहिए। देन इसके लिए अपने को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट की गई है, मतलब अपने को बताया गया है उसके अंदर, पूरा केयरफुली अपने को समझाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कैसा क्या होता है, कैसे करना चाहिए। सो द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक। उसका जो प्रोसीजर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यूनिक है, थोड़ा सा नया है, यूनिक। सो इट इज़ नाइदर टू डिफ़िकल्ट नॉर टू ईजी। ये ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना ही ईजी है। सो मोर स्कोप हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर गिविंग मोर कंसिडरेशन एंड थॉट्स टू इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट। सो ज़्यादा मोर कंसिडरेशन मतलब ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में, मतलब ही इम्पॉर्टेंट संशोधन पे अपने को सोचने के लिए, विचार करने के लिए एक फिक्स टाइम दिया गया है। तो जो जो सामान्य संशोधन बड़ी इजीली से किया जाएगा, या फिर अपन कर सकते हैं, अपन वो उसको बहुत इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। सो द प्रोसीजर इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल टू एंश्योर दैट जनरल अमेंडमेंट कैन बी ब्रॉट अबाउट ईजीली। सो इसका जो प्रोसीजर है वो इतना फ्लेक्सिबल है, मतलब फ्लेक्सिबल तो आपको पता ही होगा मीनिंग, जो लचीलापन होता है। ओके, तो इतना फ्लेक्सिबल है कि कोई भी, मतलब इतनी आज़ादी दी है, मतलब इतना ही फ्लेक्सिबल है, अपन इसमें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इतना ईजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। सो जनरल में कैन बी ब्रॉट अबाउट ईजीली हो जाएगा। सो इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन, यू मस्ट हैव रीड अबाउट द इलेक्शन कमीशन इन द न्यूज़पेपर्स। आपने ज़रूर न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा होगा, इलेक्शन कमीशन के बारे में। सो सिंस इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीपल हैव टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव पीरियडिकली। मतलब जब से अपने इंडिया में
डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब ये होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को एक्सेप्ट किया, मतलब अडॉप्ट किया है, तब से लोग अपने 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 पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को पीरियोडिकली वोट कर सकते, इलेक्ट कर सकते, चुन के ला सकते हैं। मतलब एक निश्चित समय होता है उनका, उस टाइम पे वो उनको चुन के ला सकते हैं। फॉर दिस द इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर। इसके लिए इलेक्शन फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर में कंडक्ट होना ज़रूरी है। सो ओनली देन विल बी सिटीजन्स बी एबल टू इलेक्ट अ कैंडिडेट of their choice without any fear or pressure. So only then will the citizen be able to elect, मतलब तब इतना पॉसिबल जब जो सिटीज़न है, जो लोग हैं, वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को बिना कोई डर के, बिना कोई प्रेशर के चुन के लाए, चूज़ करे। इफ़ द गवर्नमेंट were to conduct elections, there might be no guarantee of such free, fair and just atmosphere for the election. मतलब अगर गवर्नमेंट ये कंडक्ट करती इलेक्शंस, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये पूरे खुले दिल से, खुले एटमॉस्फेयर में ये इलेक्शन हो पाएगा। सो हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ entrusted द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस टू एन इंडिपेंडेंट मशीनरी। सो इसलिए अपने संविधान ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ट्रस्ट करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इलेक्शन की किसी इंडिपेंडेंट मशीनरी पे, जो कि किस पे डिपेंड नहीं है। दिस मशीनरी इज़ नोन एज द इलेक्शन कमीशन। इस मशीनरी को बोला जाता है इलेक्शन कमीशन। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग ऑल इलेक्शंस इन इंडिया रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। सो जो भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए वो किस पे रहती है, इलेक्शन कमीशन पे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड ओनली सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। इस चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर अपन ने कुछ ही उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ा है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द एग्जॉस्टिव प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। We shall study these in the next chapter. So इसके और कुछ important features है जो कि अपन next chapter में पढ़ेंगे, जो एग्जॉस्टिव प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रहेंगे। सो ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अभी अपन एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का जो टेबल है इसमें अपने को कंप्लीट करना है। इसका डिस्टेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, then law and order, agriculture, health, education, employment and environment. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वन वर्ड फॉर। फर्स्ट का आंसर है यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड का इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन कमीशन, थर्ड का है कॉन्करेंट लिस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डज द गवर्नमेंट फंक्शन एट 2 लेवल्स इन अ फेडरेशन। इसका आंसर है पेज नंबर 72 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स से तो ऑफ द गवर्नमेंट तक, जो अंडरलाइन करके उसको लिखना आपने, और पॉइंट्स बना के लिखना। जहाँ पे पॉइंट आ रहा है उसको 1 नंबर डाल देना, फिर 2 नंबर, ऐसे कर करके आपको पॉइंट्स बना के लिखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसिडरी पावर्स। इसका आंसर है पेज नंबर 72 पे ऊपर में राइट साइड में। इफ़ सब्जेक्ट कम्स से तो रेसिडरी पावर तक। सो ये इसका आंसर है। थर्ड है वाई हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी फॉर इंडिया। इसका आंसर है पेज नंबर 74 पे ऊपर का पैराग्राफ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो इम्पार्शली, यहाँ तक उसका आंसर है, जो अंडरलाइन करके वो आपको लिखना है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये आपको ग्रुप डिस्कशन करके लिखने का है। आपकी ये एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो ये आपको अपने मन से करना है। अपने मन से आपको इंटरनेट है आपके पास, गूगल है, गूगल पे आप सर्च कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। सो ये आपका रहेगा होमवर्क।